चलिए, हाय फ्रेंड, आप सभी का रोजगार के न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने जो सेट स्टार्ट किए थे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और जो भी एग्जाम में साइंस से संबंधित प्रश्न आते हैं वो जो सीरीज चला रहे थे। आज हम लोगों का सेट संख्या जो इसमें है 9th नंबर है। हम लोगों ने 8 कंप्लीट कर लिया था, आज 9th नंबर है। इसका मेन मकसद है जो कंसेप्ट, थ्योरी और इसका रिवीजन कराना है। जो भी आप लोगों ने साइंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इस रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर सिर्फ बने रहेंगे और इस पे थ्योरी और 10 मिनट का जो शो चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप लोग इस पे बने रहेंगे और देखेंगे। ये आज का 9 नंबर सेट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उच्च कोटि का माना जाता है। ये कोयले के बारे से संबंधित क्वेश्चन है, कोयला से संबंधित ये क्वेश्चन है। पूछा गया निम्न में से जो ये निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कोयला का आपका कोयला का उच्च श्रेणी माना जाता है। ये कोयले की उच्च श्रेणी यानी कोटि को माना जाता है। ये ऑप्शन दिया है लिग्नाइट, बिटुमिनस दिया है, पिट दिया है, एंथ्रेसाइट। जो कोयला होता है ये अननवीनीकरणीय होता है। अननवीनीकरणीय कहने का मतलब है कि एक बार जल गया तो पुनः उसका उपयोग नहीं करते हैं। और एक होता है नवीनीकरणीय, जैसे जो अनवरत रूप से चलता रहता है फिर अपना काम रिन्यूएबल हो गया। और ये क्या होता है, अननवीनीकरणीय होता है। जो कोयला होता है ये आपका अननवीनीकरणीय होता है। कोयला, ये कोयला जो है ये आपका अननवीनीकरणीय होता है। कोयला विश्व में सबसे ज्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड में विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। ये विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पाया, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी ब्रह्मांड में सबसे अधिक मतलब उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी आपका गोलार्ध में पाया जाता है, आपका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है सबसे अधिक। ये कोयला को कार्बन के प्रतिशतता के हिसाब से, जो कार्बन के प्रतिशत जो होता है जिसमें ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा कोयला, उच्चम कोटि का कोयला माना जाता है। ये कार्बन का जो कार्बन होता है उसके प्रतिशत के हिसाब से कोयला को 4 भागों में दिया जाता है। 4 टाइप्स ऑफ कोयला। कोयला को कितने भागों में बांटा गया, कार्बन का जो प्रतिशत होता है, कार्बन के प्रतिशत के हिसाब से, कार्बन के प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का मात्रा के हिसाब से ये 4 प्रकार का होता है। कार्बन के प्रतिशत का मात्रा के जो मात्रा होता है उसके हिसाब से कितना होता है, ये 4 प्रकार का कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार होता है। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आप याद रखेंगे। इसको 4 प्रकार कौन सा होता है, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइट, उसके बाद होता है आपका बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ये सब 4 प्रकार के कोयले होते हैं। आपका याद रखेंगे ट्रिक, ए बी और एल बी। ए से होता है एंथ्रेसाइट, बी से होता है बिटुमिनस, एल से होता है लिग्नाइट, टी से होता है पिट। ये आपका ए बी एल बी, ये 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और एल बी। एलपी मतलब ये मतलब क्या होता है, एंथ्रेसाइट। ये हो गया आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ये आपका ये हो गया आपका एंथ्रेसाइट, ये आपका एंथ्रेसाइट हो गया, एंथ्रेसाइट। और दूसरा होता है आपका बिटुमिनस। दूसरा क्या होता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस। ये आपका दूसरा बिटुमिनस होता है। और तीसरा होता है आपका लिग्नाइट। तीसरा जो कोयला होता है उसी को बुलाते हैं लिग्नाइट। तीसरा जो होता है लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट होता है। और चौथा आपका होता है पिट कोयला होता है, पिट कोयला होता है। इसी के बारे में आपसे पूछा गया सबसे उच्च कोटि का कौन सा होता है। तो हम इसमें कार्बन के प्रतिशत का हिसाब से, जो कार्बन के प्रतिशत इसमें ज्यादा रहेगा वही निर्धारित करता है क्या चीज, आपका कार्बन की प्रतिशत डिसाइड करता है कौन सा है कोयला अच्छा है खराब है। तो एंथ्रेसाइट में कार्बन का जो प्रतिशत होता है, ये एंथ्रेसाइट जो होता है इसमें कार्बन का प्रतिशत आपका होता है 90 to 95% होता है। इसमें 90 to 95% क्या होता है, कार्बन होता है। और बिटुमिनस जो होता है इसमें कार्बन का प्रतिशत होता है आपका 85 to 90% होता है, या इसको 88 भी माना जाता है। लिग्नाइट में इसमें होता है 70 to 75% कार्बन की प्रतिशत होती है। और इसमें पिट में होता है आपका 50 to यहाँ पे 60% होता है कार्बन का प्रतिशत। इसमें हम एंथ्रेसाइट में जो होता है इसमें सबसे अधिक होता है कार्बन का प्रतिशत होता है, उसके बाद से बिटुमिनस में होता है, उसके बाद लिग्नाइट में होता है, तब पिट में होता है। तो जिसमें कार्बन की प्रतिशत क्या करता है उसको डिटरमाइन करता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होगा। तो जिसमें कार्बन की प्रतिशत आपको दिखाई देगा सबसे अधिक, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को आपको बोला जाता है
ये अच्छा कोयला मतलब उच्च श्रेणी का कोयला बोलता है। इसका होता है ये एंथ्रेसाइट जो होता है उच्च श्रेणी का कोयला होता है, उच्च श्रेणी का कोयला होता है कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत एकांक सबसे अधिक होती है 90 से 95% होती है। उसके बाद होता है ब्यूटीमिनस। ब्यूटीमिनस के लिए बोला जाता है क्या चीज, घरेलू कोयला बोला जाता है। ये घरेलू, ये सामान्य कोयला होता है, घरेलू कोयला बोला जाता है, ये आपका घरेलू कोयला होता है। उसके बाद आपका है लिग्नाइट है, उसके बाद से पीट जो होता है ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है, ये सबसे घटिया कोयला माना जाता है, ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है, ये आपका निम्न श्रेणी का कोयला होता है। ये आपका पीट होता है, ये सबसे घटिया कोयला माना जाता है। ये आपका एंथ्रेसाइट हो जाता है, उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, किसको, एंथ्रेसाइट को माना जाता है। ब्यूटीमिनस को सामान्य कोयला या घरेलू कोयला बोला जाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत 85 to 90% होता है। लिग्नाइट में आपका 70 to 75 होता है प्रतिशत कार्बन का। उसके बाद से पीट में होता है कितना, 50 to 60%। ये था आपका कार्बन का। और क्वेश्चन में पढ़ेंगे निम्न में से कौन सा कोयला उच्च कोटि का होता है। उच्च कोटि का कौन सा कोयला होगा, तो ये आपका उच्च कोटि का कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये कार्बन कोयला था, कोयला के प्रतिशत के हिसाब से कितना 4 भाग में बांटा गया। और ब्यूटीमिनस, एंथ्रेसाइट, ब्यूटीमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। वही आपसे ऑप्शन में पूछा गया है, इसको नोट करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से ही आपको रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन को कराया जा रहा है, आप लोग इसमें बने रहेंगे। मैथ, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म, हर चीज अवेलेबल है। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल बने रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, जो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण किसने किया था। भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक है और अपना अपना योगदान दिए किसमें, पीरियोडिक टेबल में। जो परमाणु संख्या में इसमें पूछा गया है, परमाणु संख्याओं के आधार पर यहाँ पर दिया है, परमाणुओं की संख्याओं के आधार पर किसने वर्गीकृत किया था। इसमें परमाणुओं की संख्या के आधार पर किसने आपका वर्गीकृत किया था, ये आपका किए थे, किसने किए थे। जो परमाणु संख्या में देखे, ये मोस्ले है। मोस्ले को बोला जाता है आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पिता, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोला जाता है। ये है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता। आवर्त सारणी का पिता किसको बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, ये आपका कौन है, मोस्ले है। मोस्ले के समय में टोटल एलिमेंट कितने थे, टोटल एलिमेंट ये आपका अभी 118, इनके समय 114 थे। इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सजाया था। इन्होंने किस पर सजाया था, परमाणु की संख्या पर, परमाणुओं के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर मतलब वर्गीकृत किया था। आधार पर किसने किया था, आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किसको बोला जाता है, मोस्ले को बोला जाता है। इन्होंने टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी थी, 114 थी। इन्होंने क्या किया था, परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया। किसने किया था, ये किए थे आपके मोस्ले ने किए थे, ये आपके मोस्ले ने किए थे। और इसके बाद से आए डोमिनियन का जो बी नंबर ऑप्शन दिया, इन्होंने क्या किया था, तिर्यक नियम दिया था। डोमिनियन ने क्या किया था, ये तिर्यक नियम दिया था, जिसे ट्राइड रूल बोला जाता है। इसको कौन दिए थे, तिर्यक नियम दिए थे। किसने दिया था, ये डोमिनियन ने दिए थे, तिर्यक नियम दिए थे। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने क्या किया था, वर्गीकृत किया। किसको, पीरियोडिक टेबल को। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान का आधार, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। और इन्होंने क्या दिया था, ट्राइड रूल दिया था, यानी तिर्यक नियम दिया था। उसके बाद से आपका 3 नंबर ये आपके दिए हैं न्यूलैंड ने ये अष्टक नियम दिए थे। न्यूलैंड ने क्या दिए थे, ये अष्टक नियम दिए थे। न्यूलैंड ने आपका अष्टक नियम दिए थे। ये न्यूलैंड ने आपका अष्टक नियम दिए थे। इन्होंने जो संगीत का स्वर होता है, सारे गामा पादा इन सब इन्होंने सजाया था। इन्होंने अष्टक नियम दिया था। ये आपका अष्टक नियम कौन दिया था, ये दिया था आपका न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था, ये दिया था आपका न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। इनके समय टोटल एलिमेंट कितने थे, 56 थे। टोटल एलिमेंट कितने थे, एलिमेंट की संख्या कितनी थी, एलिमेंट कितने थे, इनके समय 56 था। इन्होंने अष्टक नियम दिया था। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया था, इन्होंने ही सजाया था।
ये भी क्या किए थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने भी सजाया था, आधार पर सजाया था। अब नेक्स्ट आपका है मेंडलीव। मेंडलीव को जिन्होंने आवर्त और वर्ग का खोज किया था, कौन किए थे, ये किए थे मेंडलीव चाचा ने किए थे, ये मेंडलीव ने किए थे। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को क्या किए थे, इन्होंने आवर्त सारणी क्या दिए थे, वर्ग और आवर्त दिए थे मेंडलीव ने। इन्होंने परमाणु आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने ये सजाया था, द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। इन्होंने टोटल एलिमेंट की संख्या उस समय खोज किए थे, तो कितना था, 63 था। टोटल एलिमेंट कितना था इनके समय, टोटल एलिमेंट जो था टोटल कितना था, 63 था। इसको नोट कर लेना, टोटल कितना था, 63 था। जो मेंडलीव ने परमाणु में जो यहाँ पे दिया हुआ मेंडलीव ने टोटल आवर्त और वर्गों के खोज किए थे। इन्होंने सबसे पहले किए थे मेंडलीव ने। परमाणु संख्या जो दिए थे ये किससे दिए थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिए थे। और इससे पूछा गया है परमाणुओं की संख्या के आधार पर तत्वों को रोहित किसने किया था, ये आपका कौन किए थे, ये किए थे आपका जो संख्या के आधार पर एक ही वैज्ञानिक ने किया था, कौन थे, ये आपको मोसले ने किए थे। मोसले ने सबसे पहले क्या किए थे, उन्होंने परमाणुओं के जो आपका संख्या के आधार पर किए थे। इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। डोमिनियर ने तिरक नियम दिया था। मोसले को क्या बुलाते हैं, आधुनिक वर्ग सरणी का पिता बुलाता है। इनके समय टोटल तत्वों की संख्या कितना खोज होता है, 114 होता है। अभी वर्तमान में 118 तत्व है। उसके बाद एक डोमिनियर है, ये आपका डोमिनियर है, इन्होंने तिरक नियम दिया था। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया था, इसको प्रयोग को सजाया था। उसके बाद से न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। इन्होंने संगीत के साथ स्वर्गों के आधार पर सजाया था। और इनके समय टोटल तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। टोटल तत्वों की संख्या कितनी थी, 56। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था और मेंडलीव ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सजाया था। इसका एक ही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए। इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीव से टोटल एलिमेंट की संख्या पूछा गया रेलवे में कितना था, ये था आपका 63, ये था आपका 63। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपके ऑप्शन है। ऑप्शन से हम लोग कैसे जानेंगे, थ्योरी पे जाएंगे। वैसे बतेगा तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट से जाएंगे और जैसे भी होगा उसका ऑप्शन को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद से जो 4 ऑप्शन दिया गया उसके बारे में आपका डिस्कशन है। आप लोग ऐसे ही रोजगार तक में बने रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा, इसमें दिया है वायु में उपस्थित सीसा। यहाँ पर दिया है पीबी सीसा के कारण किस अंग से संबंधित रोग होता है। देखिए भिन्न प्रकार के हमारे शरीर में रोग होते रहते हैं, वो भी होते हैं। तो आपने क्या करते हैं, शरीर में जो रोग होता है वो भिन्न टाइप के क्या करते हैं, अंगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वैसे ही दिया है ये सीसा जो है पीबी किसको प्रभावित करता है, प्रभावित किसको करता है, जो वायुमंडल में वायु में उपस्थित सीसा के कारण किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो सीसा होता है ये आपको किस अंग को प्रभावित करता है, ये करता है इसमें दिया ऑप्शन प्लाज्मा, रुधिर से, और यहाँ दिया तंत्रिका से, ये पाचन से। किसको करता है, तंत्रिका से। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका से। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। रुधिर मतलब रक्त दिया, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है, वो होता है ए बी और ओ होता है। और यहाँ पर पाचन दिया और उसमें पे प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा ही पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर दिया है बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 को। ठोस कचरे के पुनर्चक्रण से, पृथ्वी पर जीवों की विविधता से, सांस्कृतिक और परंपराओं के संरक्षण से, जानवरों के अध्ययन से। इसमें हम आराम से सोचेंगे, ऑप्शन को छाटेंगे। जैसे दिया है बायोडाइवर्सिटी, एक बायोडाइवर्सिटी होता है, यहाँ पे एक दिवस मनाया जाता है जिसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। यह आपका बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डे ये आपका मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाने का एक उद्देश्य है कि जो भी हमारे जो पृथ्वी पर जीवों की विविधता है उसको संरक्षण करना और उसको एकत्रित करना। ये देखिए ठोस कचरों से पुनर्जीवित करना नहीं, ये पृथ्वी पर जीवों की विविधता से जो विविधताएं हैं उसको क्या करना, संरक्षित करना है। इसलिए इसको मनाया जाता है कितने तारीख को, 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को आप मनाया जाता है क्या चीज, जैव विविधता दिवस।
इसका आंसर हो जाएगा आपका जो पृथ्वी पर जीवों की विविधता है उसके लिए बनाया था, इससे किससे संबंधित है, ये बायोडायवर्सिटी पे पृथ्वी पर जीवों की विविधता से संबंधित है। आपका ये आंसर हो जाएगा बी। इसको नोट कर लेंगे। बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वो अभी प्ले करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बायोडायवर्सिटी डे के बाद से यहाँ पर बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है कितने 22 मई को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका रोलिंग यानी जो बेरिंग जो रोलर होता है, रोलर बेरिंग का स्नेह करने के लिए सामान्य निम्नलिखित में से स्नेहक का आवश्यकता होता है। जो स्नेहक होते हैं उसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखिए एक होता है घर्षण, जो घर्षण होता है फ्रिक्शन होता है, वो दो वस्तुओं में क्या होता है आपस में घर्षण करते रहता है, जिससे क्या होता है वो वस्तु का जो भी होता है उसको खियाने से बचाने के लिए, मतलब जो एक बार उसमें घिसटने से बचने के लिए क्या किया जाता है उसमें आपका स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक को 3 भागों में बांटा गया है। जो स्नेहक होता है उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ये स्नेहक को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है ठोस स्नेहक, एक होता है ठोस स्नेहक, दूसरा होता है अर्धठोस, एक होता है द्रव, एक होता है अर्धठोस। एक होता है अर्धठोस, सबका होता है अर्धठोस, मतलब क्या होता है ना ही ज्यादा द्रव भी है ना ही ज्यादा ठोस भी है। और दूसरा तीसरा होता है आपका द्रव, द्रव स्नेहक होता है। ये स्नेहक हो गया। स्नेहक को 3 भागों में बांटा गया है, एक ठोस स्नेहक, एक द्रव स्नेहक और एक तीसरा होता है आपका द्रव, मतलब अर्धठोस बोला जाता है उसी को। तो ठोस में क्या आता है? ग्रेफाइट आता है। ये आपका ग्रेफाइट आता है, ग्रेफाइट आता है। जो ग्रेफाइट पेंसिलों में प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में किया जाता है। और ठोस में क्या आता है? ग्रीस आता है। ये आपका जो ग्रीस होता है, ग्रीस जो होता है इस और ठोस में आता है। द्रव में कौन आएगा? मोबिल हो जाएगा। जो इंजनों में प्रयोग किया जाता है, जो मोबिल होता है इंजनों में प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट होता है वो भी ठोस के रूप में होता है। और इसका आंसर दिया हुआ देखिए, रोलिंग बेरिंग में जो प्रयोग किया जाता है, जो बेरिंग होता है जो नाचता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसका किया जाता है ग्रीस का किया जाता है। बेरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जो बेरिंग होता है इसमें ग्रीसिंग किया जाता है, ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, इसका ग्रीसिंग पर किया जाता है। जो बेरिंग होता है, बेरिंग में किसका प्रयोग होता है? ये आपका अर्धठोस का किया जाता है। जो बेरिंग में जो ग्रीस का प्रयोग किया जाता है ना द्रव ही होता है ना ही ठोस होता है, उसी को बोला जाता है अर्धठोस। अर्धठोस का किसमें हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर दिया है ठोस, द्रव और कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। जो यहाँ पर रोलिंग बेरिंग दिया हुआ है इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर दिया है बेरिंग, बेरिंग का मतलब जो नचाया जाता है, जैसे टाली या ट्रैक्टर का जो धुरा होता है उसमें लगाया जाता है बेरिंग का, तो वहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर आपका अर्धठोस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे आपका अर्धठोस का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ग्रीस जो होता है अर्धठोस होता है। ये आपका अर्धठोस लुब्रिकेंट होता है, ये सारे लुब्रिकेंट होते हैं। और यहाँ पे मोबिल जो होता है, जो मोबिल होता है ये द्रव के रूप में रहता है। ये भी इसका जो इंजन में डाला जाता है, जो भी पार्ट टूट जाए उसको खियाने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? द्रव का प्रयोग किया जाता है, वो मोबिल का प्रयोग किया जाता है इंजन में। और ठोस में किसका प्रयोग किया जाता है? जो धुरा में बेरिंग लगाया जाता है ये और ठोस लगा रहता है। और ग्रेफाइट में जो ज्यादा घर्षण होता है, जिसमें ज्यादा घर्षण होता है उसमें बीच में डाला जाता है, किसको? ठोस बोला जाता है। वो ऑटोमेटिक क्या होता है? पिसाते चला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जो मिट्टी से बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, मिट्टी के घड़े की ऊष्माघनता होती है अधिक होती है, मिट्टी के घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरण करता है और घड़े के छिद्र में जल बाहर आने का होता है वाष्पित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो अभी गर्मी के दिनों में हम लोग घड़ा का यूज करते हैं, उसमें जल क्यों ठंडा रहता है? जो घड़े के छिद्र होते हैं उसमें जल क्या होता है? बाहर आकर क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मिर्च होता है, मिर्च में चरपराहट जो होता है किसके कारण होता है? ये होता है आपका कैप्सिन के कारण होता है। ये आपका कैप्सिन के कारण होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन मुकुलन के द्वारा करता है? ये पुनर्जनन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हाइड्रा होता है। इसमें ऑप्शन में दिया है खमीर दिया है, प्लाज्मोडियम दिया है, प्लेनेरिया दिया है, तो इसका हाइड्रा करता है। जो हाइड्रा होता है ये क्या करता है? प्रजनन आपका पुनर्जनन किससे करता है? मुकुलन के द्वारा करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन सा होता है?
तो पारा का अयस्क कौन सा होता है? ये आपका सीने बार होता है। सीने बार जो होता है ये आपका पारा का अयस्क है, ये पारा का अयस्क है। बॉक्साइट किसका है? ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट आपसे पूछेगा किसका? ये आपका एल्युमिनियम का है। सीने बार जो होता है ये किसका हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। सीने बार किसका है? ये आपका पारा का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पर दिया है आलू, उर्वरक, झींगा, यहाँ पर दिया है नॉन ऑफ दी। इसको नोट कर देखेंगे और बनाएंगे। जो गोल क्रांति होता है तो आप देखिए आलू कैसा होता है? गोल होता है। गोल क्रांति किस यहाँ पर हो जाएगा आलू। आलू है तो किससे संबंधित है? यहाँ पर गोल क्रांति से गोल क्रांति जो आपका भारत में हरित क्रांति आया था, उसमें उर्वरक और खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए ज्यादा बढ़ावा दिया था। उसको कब दिया गया था? वो एस स्वामीनाथन ने भारत में सबसे पहले दिए थे। वो आपका ईयर था 1965 से लेकर 70 के बीच में हुआ था। यहाँ पर गोल क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा ये आलू से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें उर्वरक हो जाएगा। तो उर्वरक किससे संबंधित है? उर्वरक आपका खाद्यान्नों से संबंधित है। ये भी हरी क्रांति का आएगा। यहाँ पर झींगा दिया, झींगा किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति। इसको नोट कर लेंगे। गुलाबी क्रांति से कौन संबंधित है? कृष्ण क्रांति आपका हो जाएगा तेल से पेट्रोलियम से संबंधित है। आपका पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेलान से संबंधित है। पीली क्रांति आपका तेलान से संबंधित है। वैसे आलू से जो आलू है उसे गोल क्रांति से, झींगा जो गुलाबी क्रांति से, रजत क्रांति किससे है? अंडा से। उर्वरक किससे होगा? ये हरित क्रांति में ही उर्वरक क्या किया था? बहुत मात्रा में उपयोग करके और घास पे जो हाइब्रिड है आपका उत्पादन किया गया था। उसमें ज्यादा से ज्यादा किस पर बल दिया गया था? आपका गेहूं का उत्पादन और धान के उत्पादन को दिया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से उत्पादित से संबंधित है। इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि जो भूमि है, भूमि से टकराकर फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि जो इसमें फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? फुटबॉल में आपका नाइट्रोजन भरा जाता है। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। फुटबॉल में जो गैस भरा जाता है ये आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14। ये आपका द्रव्यमान संख्या हो गया, ये आपका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या हो गया। इसको नोट कर लेंगे। आपका ग्रुप 15 का तत्व है, ग्रुप 15 का तत्व नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फुटबॉल में भरा जाता है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, नाइट्रोजन जो होता है ये आपका ग्रुप 15 का तत्व है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। इसका नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? आलू के चिप्स में, जो आलू का चिप्स होता है उसमें ये गैस को भरा जाता है। चिप्स में क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये चिप्स में प्रयोग किया जाता है और इसका फुटबॉल में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें होता है ऑप्शन दिया, यह रबड़ की बनी होती है, यह वह खोखली होती है, यह हल्की होने के कारण वायु में प्रतिरोध दिया है, दूर करने के समर्थता नहीं। ऐसा इनके अपने प्रत्यास्था गुण होती है। इसमें क्या होता है? प्रत्यास्था गुण के कारण क्या होता है? वो उछाल करता है, वो ऊपर की ओर क्या करता है? प्रत्यक्ष गुण के कारण वो उछाल करता है। प्रत्यास्था मतलब क्या होता है? तन्यता होता है, उसमें इलास्टिसिटी होता है। इसके गुण के कारण क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। और फुटबॉल में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। ये ग्रुप 15 का तत्व है। नाइट्रोजन जो होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ये चिप्स के जो चिप्स भरा रहता है उसमें, आलू के चिप्स में कहा इसका उपयोग किया जाता है? आलू के चिप्स में। और ये फुटबॉल में भरी रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे इसके अपने प्रत्यास्था गुण के कारण होता है, क्या होता है? जो भूमि से टकराकर फुटबॉल क्या होता है? ऊपर की ओर उछाल मारता है। आगे दिया है समुद्री जो खरपतवार है, जो समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? जो समुद्री खरपतवार है इसमें समुद्र में सबसे ज्यादा पैदा लिमनेरिया घास पाया जाता है। और समुद्र में क्या उससे वहां से आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, जो गला से संबंधित है। घेंघा रोग किससे संबंधित है? ये आपका गला से संबंधित रोग है। ये आपका गला से संबंधित रोग है।
और इसी की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूछा समुद्री खरपतवार से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसमें दिया क्लोरीन का, बोरोमीन का, गंधक का, तो किसका होता है, समुद्री शैवाल से होता है। ये लिमनेरिया नामक शैवाल से होता है और ये आयोडीन का प्राप्ति की जाती है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है और ये गला से संबंधित बीमारी होता है। ये क्या होता है, ये गला से संबंधित बीमारी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर है, या नाइट्रस इंग्लिश वाला देखेंगे, नाइट्रस होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इंग्लिश वाला भी ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दिया है अम्ल वर्षा के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, तो यहाँ जो अम्लीय वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा जो होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका होता है N2O और S2O। सल्फर डाइऑक्साइड होता है और यहाँ पर होता है N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये दोनों चीज के मिलने से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन दिया वाला कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये भी नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। यहाँ पर दिया ओजोन और कार्बन, यही होगा आपका कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। N2O और S2O होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ आपका विश्व जल दिवस। जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन आपको बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस। बिहार दिवस, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है आपका, ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और इससे पूछा गया विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब, 22 मार्च को। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। जो पर्यावरण दिवस होता है, इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 5 जून को। 21 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। यहाँ पर 3 मई दिया है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पर मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है आपको 3 मई को। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ये 8 अगस्त क्या है, इसी दिन मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है, यहाँ पर डॉलर दिवस मनाया जाता है, डॉलर दिवस। ये नया है, ये अंतरराष्ट्रीय डॉलर दिवस मनाया जाता है कब, 8 अगस्त को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही मनाया जाता है क्या चीज, आपका जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको नोट करेंगे। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 3 मई इसको यहाँ पे मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और ये 22 तारीख को कौन सा 2 दिवस मनाए जाते हैं, आपका बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉलर दिवस मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉलर दिवस। ये नया है, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन अनुसंधान संस्था। यहाँ पर दिया है अनुसंधान संस्था है। यहाँ पर वन अनुसंधान संस्था है, इसका केंद्र कहाँ पर है। तो 2 चीज होता है, एक वन प्रबंधन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पे है, और यहाँ पे है आपका 2 चीजें, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका प्रबंधन और अनुसंधान, ये आपका देहरादून में। ये आपका कहाँ पे है, आपका देहरादून में है, देहरादून में। और जो प्रबंधन वाला है वो कहाँ पे है, यहीं पे आपका प्रबंधन वाला वन प्रबंधन संस्था कहाँ पे है, आपका भोपाल में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना। अनुसंधान देगा तो क्या मानेंगे, आपका देहरादून। देहरादून प्रबंधन देगा तो क्या मानेंगे, वन प्रबंधन संस्था कहाँ पे, ये आपका भोपाल में। ये आपका भोपाल में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पे है, ये भोपाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बिहार में आपका पटना में अभी जो राष्ट्रीय डॉल्फिन संस्था का उद्घाटन किया गया कहाँ पे, बिहार। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो पायरा हिलियोमीटर जो प्रयोग किया जाता है, किसके नापने में किया जाता है, ये किया जाता है आपका सोलर का रेडिएशन में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉनों और 22 न्यूट्रॉनें हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो अगर यहाँ परमाणु का इसके जो इसमें दिया हुआ है तत्व दिया, उसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमको द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रोटॉनों के योग और न्यूट्रॉनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, ये 37 हो जाएगा। ये आपका 37 हो जाएगा। इसका आंसर तो डी होगा। लेकिन ये किसका होता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या आपका 17 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 37 होता है। इसको नोट कर लेंगे। ये क्लोरीन का है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? ये आपका परमाणु संख्या है, ये आपका परमाणु संख्या, ये क्लोरीन का होता है, ये परमाणु द्रव्यमान है, ये आपका परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। ये किसका है? ये आपका क्लोरीन का है, ये आपका क्लोरीन का है, क्लोरीन का है, परमाणु संख्या 17 होता है, परमाणु द्रव्यमान 37 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ये सेशन था आप लोग का कंसेप्ट रिवीजन। ये सब आप बने रहेंगे और पर डे सेट चलाया जा रहा है। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें।